गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 13 मार्च से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक करके यहाँ पे देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो देखिए, 35 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध को बौद्ध गया, जो कि बिहार में है, वहाँ पे गया नामक स्थान पे निरंजना नदी के तट पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे क्या कहा जाता है, उस घटना को संबोधि कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने सारनाथ, जो कि वाराणसी के पास में है, तो सारनाथ में उन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश दिया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। सारनाथ को मृगदाव भी कहते हैं। मृगदाव में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। और इस घटना को किससे प्रतीक क्या, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया इस घटना को। और इसका प्रतीक क्या है, प्रथम उपदेश देने का चक्र। ठीक है, ये देखिए, ये उनकी मुद्रा थी जिसमें उन्होंने अपना जो है प्रथम उपदेश दिया था, सारनाथ में दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था, हम लोगों ने कल बात भी किया था, इसमें सुभद्र को दिया था। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इन्होंने, महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। ये कुछ आपके हिस्ट्री से संबंधित जो है स्टैटिक्स चीज़ें हैं जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं आज के सेशन में और अपने सबसे पहले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मिशन इंद्रधनुष चरण 4 के तहत टीकाकरण में प्रथम स्थान पर रहा है। तो ये देखिए, मिशन इंद्रधनुष में जो टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसमें चरण 4 जो है मिशन इंद्रधनुष में, उसमें पहला स्थान किस राज्य ने जो है हासिल किया है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा या फिर सिक्किम। करेक्ट आंसर इज सी है, उड़ीसा ने जो है प्रथम स्थान हासिल किया है। तो ये मिशन इंद्रधनुष चरण 4 के तहत कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ टीकाकरण के अलावा 90.5% टीकाकरण हासिल करने वाला कोविड यहाँ पे उड़ीसा देश का एकमात्र राज्य बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ना सिर्फ कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ टीकाकरण, बल्कि उसके अलावा जो मिशन इंद्रधनुष के तहत जो टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसमें भी इसने 90.5% टीकाकरण का लक्ष्य इसने हासिल किया है। और इसके साथ ये देश का पहला जो है ऐसा राज्य बन गया है। इस टीकाकरण कार्यक्रम के तहत देखा जाए तो माताओं और बच्चों के लिए निवारक स्वास्थ्य देखभाल की दिशा में एक कदम के रूप में लक्षित महिलाओं और बच्चों के पूर्ण टीकाकरण कवरेज को बढ़ावा देने के लिए इसी वर्ष मार्च माह में उड़ीसा में गहन मिशन इंद्रधनुष चरण 4 शुरू किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो अभी उड़ीसा में जो अभी हाल फिलहाल में जो है मिशन इंद्रधनुष चरण 4 की शुरुआत किया गया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो उड़ीसा राष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण टीकाकरण कवरेज में 90.5% पूर्ण टीकाकरण के साथ सूची में सबसे ऊपर है। भारत सरकार के द्वारा देखा जाए इस मिशन यानी कि मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 25 दिसंबर 2014 को किया गया था। किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था? तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया था। देखिए, यहाँ पे 25 दिसंबर लिखा, आप मुझे बताइए 25 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? ठीक है, किन किन स्मृति में जो है 25 दिसंबर को कौन से दिवस को मनाया जाता है? ठीक है, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे मिशन इंद्रधनुष चरण 4 के तहत टीकाकरण में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो उड़ीसा का है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले 100% महिलाओं के स्वामित्व वाले औद्योगिक पार्क का संचालन किस शहर में शुरू हुआ है? हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु या फिर पुणे। करेक्ट आंसर इज है ए। ठीक है, तो यहाँ पे तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में शुरू किया गया है। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो हाल ही में भारत के पहले 100% महिलाओं के स्वामित्व वाले औद्योगिक पार्क का संचालन हैदराबाद में शुरू किया गया है। तो ये जो पार्क होगा, औद्योगिक पार्क, इसका पूरी तरीके से जो संचालन होगा, जो स्वामित्व होगा, ये पूरी तरीके से महिलाओं के हाथ में होगा। और इसकी शुरुआत हैदराबाद में किया गया है, जो कि तेलंगाना का कैपिटल है। तेलंगाना सरकार ये जो पार्क की जो इकाई ये जो पार्क है जिसका संचालन पूरी तरीके से महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है, ये देखिए इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पे राज्य सरकार यानी कि तेलंगाना सरकार और साथ ही साथ फिक्की महिला संगठन, इनकी साझेदारी से इसको शुरू किया गया है। इस पार्क में, ये जो औद्योगिक पार्क है, इसमें कुल 25 इकाइयाँ होंगी और जो कि 16 विविध श्रेणियों के उद्योगों का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, ये 25 इकाइयाँ कितने जो 16 विविध इकाई यानी कि विभिन्न तरीके की श्रेणियों के उद्योगों का प्रतिनिधित्व करेंगी। और इन सभी इकाइयों का जो स्वामित्व होगा, जो संचालन होगा, वो पूरी तरीके से किसके पास होगा? महिलाओं के हाथ में होगा। ठीक है, फिक्की महिला संगठन द्वारा ये जो पार्क स्थापित किया जा रहा है, स्थापित या औद्योगिक पार्क
देश में अपनी तरह का पहला पार्क होगा। इसमें देखा जाए तो 250 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पाटन चेरू के पास सुल्तानपुर में 50 एकड़ क्षेत्र में इस पार्क को स्थापित किया जाएगा। यह फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर पैकेजिंग, चिकित्सा उपकरण, वेलनेस, इंजीनियरिंग और खाद्य प्रसंस्करण तक के व्यवसाय में महिलाओं की शक्ति और आत्मनिर्भरता का उदाहरण है। ठीक है, तो ये जो अगर आपसे ये देखिए पूरा इसका नाम क्या है, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर स्थापित किया गया, तो ये ध्यान रखिएगा कर्नाटक या माफ करिएगा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थापित किया गया है। ठीक है, ये पूर्ण रूपेण से देखा जाए तो ये महिलाओं के द्वारा ही संचालित होगा, पूरी तरीके से उन्हीं के हाथ में उनका स्वामित्व होगा, उनका संचालन जो है महिलाओं के हाथ में इस पार्क का होगा। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, यून सुक ओल को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? सिंगापुर, ताइवान, जापान या फिर दक्षिण कोरिया? करेक्ट आंसर इज डी, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं ये यून सुक योल को, जिनकी आप तस्वीर यहाँ सामने देख रहे हैं। तो ये देखिए विपक्ष के नेता थे और दक्षिण कोरिया के विपक्ष के उम्मीदवार और पूर्व शीर्ष अधिवक्ता थे यून सुक ओल। इनको जो है नया राष्ट्रपति चुना गया है और ये किस पार्टी से थे? तो पीपल पावर पार्टी का ये थे। इन्होंने देखिए किसको पराजित किया है जो चुनाव हुआ था, तो यून सोक उल ने राष्ट्रपति चुनाव में सत्ताधारी उम्मीदवार पार्टी के प्रतिद्वंदी थे जिनका नाम है ली जियोंग, उनको इन्होंने पराजित किया है। और ये देखिए स्थान किसका लेंगे, यून सुक ओल ये वर्तमान राष्ट्रपति हैं दक्षिण कोरिया के जिनका नाम है मून जे इन का ये स्थान लेंगे। इनका कार्यकाल जो होगा वो मई से शुरुआत होगी और ये अपने कार्यकाल से लगभग जब मई में ये अपने प्रभार को अपने कार्यभार को जब संभालेंगे तब से लेकर के इनका जो पद रहेगा ये राष्ट्रपति के पद पर 5 वर्षों के लिए कार्यरत रहेंगे। ठीक है, और ये विश्व के 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश में, ठीक है, 5 वर्ष तक राष्ट्रपति पद पर कार्यरत रहेंगे। क्योंकि दक्षिण कोरिया की बात करें तो ये देखिए आपके सामने दक्षिण कोरिया का मैप है। अगर दक्षिण कोरिया की लोकेशन देखिए, ये चाइना है, चाइना के ईस्ट में दक्षिण कोरिया है। ठीक है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया ये है, ये कोरियन पेनिनसुला है। और यहाँ पे देखिए ये जो है उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से अलग करने वाली रेखा कौन सी, 38 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पे जो दक्षिण कोरिया की राजधानी देखिए क्या है, सियोल है। और यहाँ जो दक्षिण कोरिया की मुद्रा है वो है दक्षिण कोरियाई वॉन, जो है यहाँ की मुद्रा है। अगर हम लोकेशन की बात करें तो देखा जाए ये जो दक्षिण कोरिया है इसके पश्चिम में देखिए चीन है, जो कि इसकी भौगोलिक सीमा को साझा नहीं कर रहा है लेकिन इसके पश्चिम में स्थित है। और इन दोनों चीन और दक्षिण कोरिया के बीच में येलो सी है। ठीक है, दक्षिण कोरिया के उत्तर में नॉर्थ कोरिया है और यहाँ पे अगर दक्षिण पूर्व में देखा जाए तो यहाँ पे जापान है और इनके बीच में देखा जाए ईस्ट सी या फिर सी ऑफ जापान स्थित है। तो ये इसकी भौगोलिक स्थिति है। थोड़ा सा मैप खोल करके देख लीजिएगा और भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दक्षिण कोरिया के बारे में। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने वुमेन वर्ग प्रोग्राम लॉन्च किया है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल या फिर तेलंगाना? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कर्नाटक सरकार ने जो है वुमेन वर्क प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके बारे में देखा जाए तो क्या है ये प्रोग्राम? तो कर्नाटक सरकार के जो उच्च शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक और कौशल विकास मंत्री हैं जिनका नाम है डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण, इन्होंने वुमेन वर्क प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम को 8 मार्च यानी कि महिला दिवस के अवसर पर शुरू किया गया है। और इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है कि जो कॉरपोरेट सेक्टर से संबंधित जितने भी प्रोग्राम हैं उन प्रोग्राम पर ध्यान दिया जाए और महिला कर्मचारियों को कॉरपोरेट सेक्टर की तरफ आकर्षित किया जाए, यानी कि जो कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं उनके जो है उसको एक तरीके से महिलाओं में वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार को बढ़ावा मिल सके। इसी उद्देश्य से वुमेन वर्क प्रोग्राम लॉन्च किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। कर्नाटक सरकार के द्वारा एक मिशन चलाया जा रहा है जिसका नाम है कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमिक मिशन। और इस मिशन के तहत वहाँ की सरकार का ये प्रयास है कि महिलाओं को 5000 नौकरियाँ दी जा सकें। ठीक है, इस कार्यक्रम में देखा जाए ये जो कार्यक्रम शुरू किया गया है इसके तहत 2026 तक महिलाओं को आवश्यक रोजगार कौशल के साथ 5 लाख नौकरियां प्रदान करने के किया जाने का प्रयास है। ठीक है, तो ये जो कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य देखें कि जो भी रोजगार है उस रोजगार के योग्य जो है महिलाओं को कौशल प्रदान किया जाए जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके। और इसी प्रोग्राम के तहत सरकार का ये प्रयास है कि वर्ष 2026 तक महिलाओं को 5 लाख नौकरियाँ प्रदान की जा सके। ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। ठीक है, तो ये था
वर्क प्रोग्राम कर्नाटक। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समस्या से निपटने के लिए भारतीय रेलवे स्मार्ट इवेंट ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है? मवेशियों के ट्रेन से कुचलने, रेलवे का आधुनिकीकरण, महिला सुरक्षा या फिर रेलवे बजट। चूंकि रेलवे बजट, यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ए है। मवेशियों के ट्रेन से कुचलने की जो समस्या है, अक्सर देखते हैं मवेशी जो है वो ट्रेन के आगे आ जाते हैं और ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इसी समस्या से निपटने के लिए जो रेलवे है वो स्मार्ट इवेंट ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि सेट्स का फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी ये सेट्स भी आ सकता है कि रेलवे के द्वारा एक सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसका नाम है सेट्स, उसका फुल फॉर्म क्या है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो स्मार्ट इवेंट्स ट्रैकिंग सिस्टम एक गूगल मैप बेस्ड एक योजना है और ये एक विश्लेषण उपकरण है जिसका प्रयोग जो है भारतीय रेलवे के द्वारा किया जा रहा है। तो भारतीय रेलवे का यह एक इन हाउस सॉफ्टवेयर है। ये जो सॉफ्टवेयर है ये मवेशियों के ट्रेन से कुचलने की समस्या से निपटने के लिए स्मार्ट इवेंट ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो रेलवे के द्वारा, भारतीय रेलवे के द्वारा मवेशियों के ट्रेन से कुचलने की समस्या से निपटने के लिए स्मार्ट इवेंट ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस प्रणाली का उपयोग चैन पूलिंग, संपारों पर गेटमैन की अनुपस्थिति आदि की घटनाओं के पैटर्न का निरीक्षण करने के लिए भी किया जा रहा है। ठीक है, तो सेट्स किसके द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है? भारतीय रेलवे के द्वारा। उद्देश्य क्या है? जो बहुत बड़ी समस्या है, मवेशी जो है अक्सर रेलवे ट्रैक पे आ जाते हैं और वो ट्रेन के आगे आने से उनकी बहुत बड़ी संख्या में उनकी मृत्यु होती है। इस समस्या से निपटने के लिए इस इन हाउस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है भारतीय रेलवे के द्वारा। ठीक है, अगला है मार्च 2022 में आयोजित होने वाले 2041 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका अभियान के लिए किसे भारत का प्रतिनिधि चुना गया है? रूपाली सिंह को, आरुषि वर्मा को, दीपिका वर्मा को या फिर शेफाली वर्मा को? करेक्ट आंसर इज बी है। ठीक है, आरुषि वर्मा को चुना गया। आप इनकी तस्वीर यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक नेशनल शूटर हैं और साथ ही साथ ये एक पर्यावरणविद हैं, दिल्ली की रहने वाली हैं। राष्ट्रीय स्तर की ये निशानेबाज और पर्यावरणविद आरुषि वर्मा को 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका एक्सपीडिशंस में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। यह अभियान जो है मार्च 2022 में, यानी कि इसी महीने इसको आयोजित किया जाएगा। आरुषि वर्मा को जो समर्थन और प्रायोजित किया जा रहा है किस फाउंडेशन के द्वारा? हंस फाउंडेशन के द्वारा। वर्ष 2041 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका अभियान की बात किया जाए तो यह अगली पीढ़ी के सस्टेनेबिलिटी चैंपियन को प्रशिक्षित करने और विकसित करने और निगमों को उनके स्थिरता समाधानों में मदद करने के लिए एक वैश्विक पहल है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मार्च में आयोजित होने वाला है 2041 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका अभियान, जिसका मैं भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रही है? आरुषि वर्मा, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज हैं और साथ ही साथ ये पर्यावरणविद हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश की ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता भूमिका श्रेष्ठ को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई है? भूटान, भारत, नेपाल या फिर बांग्लादेश? तो ये बताइए भूमिका श्रेष्ठ किस देश से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, इन्हें जो है इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा किया गया है। तो ये नेपाल की रहने वाली हैं, ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता हैं, भूमिका श्रेष्ठ। इनको प्रतिष्ठित इंटरनेशनल वुमेन करेज पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा किया गया और इन्होंने जो ये सम्मान इनको दिया जा रहा है, इनकी कोशिशों में कौन से LGBT समुदाय के जीवन में सुधार के लिए जो इन्होंने प्रयास किया, जो इन्होंने कोशिश की, उसके लिए उन्हें सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। ये देखिए अमेरिकी विदेश विभाग का यह लगातार दूसरा साल है जब किसी नेपाली नागरिक को यह पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, इसके पिछले साल भी देखिए एक नेपाल की थी जिनका नाम है मुस्कान खातून, को भी ये पुरस्कार दिया था। उन्होंने देखा जाए तेजाब हमले के खिलाफ जो उन्होंने कार्य किया था उसके लिए भी उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
अगर हम बात करें कि इंटरनेशनल वुमेन कवरेज अवार्ड की, तो यहाँ पे जो है 2022 का जो पुरस्कार ये दुनिया भर में उन 12 असाधारण महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा इसके तहत, जो सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य की कामना करें। चूंकि एक हमने नाम देखा, देखिए दूसरा एक बांग्लादेश की पर्यावरण वकील है जिनका नाम है रिजवान हसन, को भी जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस यानी कि इंटरनेशनल वुमेन ऑफ कवरेज अवार्ड से पुरस्कृत किया जाएगा। इनको भी किया जाएगा। नेपाल का भी हम लोगों ने देखा, ठीक है, भूमिका श्रेष्ठ है ये। और ये देखिए ये है आपकी जो बांग्लादेश की जिनका नाम है रिजवान हसन, इनको भी सम्मानित किया जाएगा। चूंकि 12 लोगों को किया जा रहा है, लेकिन हमारे लिए ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर बांग्लादेश की बात की जाए और नेपाल के हमारे पड़ोसी देश हैं, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पे। ये अपने आप में एक स्टार प्रश्न है कि हिंदी की प्रख्यात लेखिका जिनके उपन्यास रेत समाधि को बुकर पुरस्कार की सूची में शामिल किया गया है, उनका क्या नाम है? मंजुश्री देवी, आरती सिंह, दीपिका कुमारी या फिर गीतांजलि श्री? करेक्ट आंसर इज डी है, गीतांजलि श्री का उपन्यास है जिसका नाम है रेत समाधि। उस उपन्यास को बुकर पुरस्कार की सूची में शामिल किया गया है। तो हिंदी की प्रख्यात लेखिका हैं गीतांजलि श्री। इनके उपन्यास जो है रेत समाधि यानी कि टॉम्ब ऑफ सैंड की विश्व की उन 13 पुस्तकों में शामिल किया गया जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की सूची में शामिल किया गया। तो देखिए ये सूची जारी की गई है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की, जिसमें 13 पुस्तकें शामिल हैं। विश्व की इसमें हिंदी की भी एक पुस्तक शामिल है जो कि गीतांजलि श्री की है, जिसका नाम है रेत समाधि। अगर इस पुस्तक की बात किया जाए तो यह हिंदी भाषा का पहला फिक्शन है जो इस प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार की दौड़ में शामिल है, इसीलिए अपने आप में स्टार है। बिल्कुल संभावित प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। इसका देखिए अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था रेत समाधि का, ठीक है, जिसका नाम क्या है? टॉम्ब ऑफ सैंड। और इसको किया था किसने? डेजी रॉकवेल ने किया था। और इस दौड़ में, इस प्रतिस्पर्धा में देखा जाए जो पुरस्कार अगर वो पाते हैं तो उसकी जो राशि होगी उसका 50,000 पाउंड जो है इनको दिया जाएगा, रॉकवेल को दिया जाएगा, डेजी रॉकवेल, जिन्होंने इस पुस्तक रेत समाधि पुस्तक का टॉम्ब ऑफ सैंड नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये हिंदी भाषा का पहला फिक्शन है रेत समाधि, गीतांजलि श्री का उपन्यास, जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की सूची में शामिल किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत की कौन सी महिला बॉलर विश्व कप में विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर पहुंच गई हैं? झूलन गोस्वामी, राजेश्वरी गायकवाड़, मेघना सिंह या फिर दीप्ति शर्मा? करेक्ट आंसर इज ए है, झूलन गोस्वामी जो है इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है विश्व कप में विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से ये प्रथम स्थान पे पहुंच गई हैं। इनकी तस्वीर यहाँ पे है। ये भारतीय महिला क्रिकेटर टीम की अनुभवी तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक विकेट लेकर के इतिहास रचा है। देखिए आईसीसी महिला वर्ल्ड कप चल रहा है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए किस देश में चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए झूलन गोस्वामी ने न्यूजीलैंड की पारी के आखिरी ओवर में कैटी मार्टिन को क्लीन बोल्ड करके वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की है, ठीक है। झूलन गोस्वामी आईसीसी महिला वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से ये शीर्ष स्थान पे पहुंच गए हैं, ठीक है। चलिए 2022 का महिला जो वुमेन कप हो रहा है ये हो रहा है आप कमेंट बॉक्स में, साथ ही साथ जो अगले साल जो कि विश्व कप होने वाला है पुरुष विश्व कप 2023 का, वो किस देश में होगा, उसका आयोजन होगा, ये भी साथ में बताइए, ठीक है। अपने अंतिम प्रश्नों पे बढ़ते हैं और हमारा अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में जारी वी डैम इंस्टीट्यूट ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 85, 90, 93 या फिर 100? तो करेक्ट आंसर इज सी है, ठीक है। 179 कंट्रीज में भारत की जो रैंकिंग है वो 93 है। किस में, कौन से इंडेक्स में? तो ये लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया गया है वी डैम इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो ये स्वीडन का ये इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है वी डैम, और इसके ये संस्था ने एक रिपोर्ट जारी की है किस शीर्षक के से? तो ये डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर, ठीक है, ठीक है। कौन से शीर्षक से? ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर शीर्षक से इन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया है। और इस रिपोर्ट में भारत को दुनिया के शीर्ष 10 निरंकुश देशों में स्थान दिया है। मतलब भारत जो है दुनिया के 10 निरंकुश देशों में आता है। इतना मतलब क्या ही बताया जाए। ये रिपोर्ट जो है इसमें जो है 179 देशों में इस रिपोर्ट को शामिल 179 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का स्थान 793 है, ठीक है। और शीर्ष जो है लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में अगर शीर्ष देखिए ये जो है स्वीडन के द्वारा जारी किया गया, तो स्वीडन ही है। कितना ये सब बैस्ड होकर के रिपोर्ट को जारी करते हैं, मतलब स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, कोस्टारिका और न्यूजीलैंड, ठीक है। इसमें दुनिया के सबसे निरंकुश देशों में अफगानिस्तान है, बेलारूस है, चीन है, रूस है, सऊदी अरब है,
ठीक है, स्वीडन है और वेनेजुएला जो है ये दुनिया के शीर्ष निरंकुश देशों में से एक है। रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि 15 देशों में लोकतांत्रिकरण की एक नई लहर देखी जा रही है, जबकि 32 देशों में निरंकुशता यानी कि ऑटोक्रेसी पाई गई है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि वर्तमान में देखिए 89 लोकतंत्र देश हैं और 90 जो है निरंकुश ऑटोक्रेसी देश हैं, ये रिपोर्ट में बताया गया। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉप करंट 10 क्वेश्चंस जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन ऑफ द डे में कि अंटार्कटिका में भारत के कौन कौन से अस्थायी अनुसंधान केंद्र हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप मुझे बताइए कि अंटार्कटिका संधि है, अंटार्कटिका संधि का सचिवालय जो है या सचिवालय का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है, आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और साथ ही साथ आप मुझे बताइए कि अंटार्कटिका जो संधि थी वो किस वर्ष में जो है अपनाई गई थी, संधि को किस वर्ष साइन किया गया था, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो आज का ये था हमारा दोस्तों करंट अफेयर्स, जिसकी पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी आप टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। बाकी अब कहने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ना आप लोग शेयर करते हैं, ना आप लोग लाइक करते हैं, ना आप लोग कमेंट करते हैं, तो मेरा अब रोज़ कहने का तो कोई लॉजिक बनता नहीं है। बाकी अब आप पे सब कुछ है कि आप कितना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और कितना मुझे लंबे समय तक जो है सस्टेन करने में आप मेरी जो है मदद करते हैं। अब ये सब मैंने आप पे छोड़ दिया है। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।